किस्त नंबर 13। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। आप ही के रोने की वजह से दिल पर अजीब सा बोझ तारी था। फिर उन्हीं सोचों से लड़ते झगड़ते जाने कब नींद आ गई। अपनी गर्दन पर शदीद तकलीफ के एहसास से मेरे मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई और मेरे हाथ साख्ता गर्दन की तरफ उठे और बालों के एक गुच्छे में उलझ गए। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आँख खोली तो एक वजूद को अपने ऊपर झुका देखा। वो वजूद मेरे ऊपर बैठा था और इसने अपने दांत ऐसे मेरी गर्दन में गो रखे थे कि जैसे खून पीना चाहता हो। मैंने इसके सर के बालों को जेकला और जरा ताकत से ऊपर की तरफ खींचा तो मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा तो मेरी बड़ी बहन का ही था, लेकिन उनकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। बिखरे बाल और लाल सुर्ख चेहरा, आंखों की रंगत ऐसी हो रही थी कि जैसे उनमें खून उतर आया हो। मेरी नींद मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी और आपी के बालों पर मेरी गिरफ्त भी खुद ब खुद कमज़ोर हो गई, जिसे महसूस करते हुए आपी ने अपने सर पर रखे हुए मेरे हाथ को कलाई से पकड़ा और एक झटके से अपने बाल छुड़ाते हुए सीधी हुई तो मेरी नज़र उनके वजूद पर पड़ी। आपी इस वक्त अलिफ बेपर्दा हालत में थीं। मुझे मुकम्मल होश में आते देखकर आपी एक साइड पर हो गईं और तनवीमी लहजे में बोले, उठो सागर जल्दी। आपी की आवाज़ जैसे किसी गहरे कुनवे में से आ रही थी। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। आपी उठी और इसी तरह चल पड़ी और मैं बेइख्तियार आपी के पीछे चलने लगा। जब आपी ने कमरे की दहलीज पार करने की कोशिश की तो मैंने अपनी जुबान खोली। यार आपी कहाँ ले जा रही हो? कुछ बोलो तो। आपी ने रुककर मेरी तरफ देखा और इसी तरह भारी लहजे में बोले, सटडी रोम में। ये कहकर आपी ने फिर चलना शुरू कर दिया और मैं फिर खिंचता हुआ पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के पास मेरे पाँव में कोई कपड़ा उलझा और मैंने गिरते गिरते संभल कर देखा तो आपी का लिबास था। मतलब आपी ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लिबास हटाया होगा। मेरे लड़खड़ाने पर भी आपी रुकी नहीं और मैं फिर से संभल कर उनके पीछे चलता हुआ सटडी रूम में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर दरवाजे के पास मेरे बिल्कुल सामने खड़े होकर आपी मेरे साथ अपनी मनमर्जियाँ करने लगे और फिर दोनों हथेलियाँ गर्दन से थोड़ा नीचे रखकर मुझे धक्का दिया और मुड़कर दरवाज़ा लॉक कर दिया। आपी के धक्के से मैं लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। आपी दरवाज़ा लॉक करके धूमे और अपनी लाल अंगारा आंखों से मुझे घूरने लगे। कायक आपी की लाल सुर्ख आंखों में एक चमक पैदा हुई और वो किसी शेरनी के से अंदाज में मुझ पर झपट पड़ी। मैं आपी के इस गैर मुतवक्के हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पीछे की जानिब गिर पड़ा। फर्श पर दबीज कारपेट होने की वजह से मुझे चोट तो नहीं लगी, लेकिन आपी जैसे आज हर चीज से बेपरवाह थीं और हम जैसे इस रंगीन दुनिया में खोसे गए और हर वो दहलीज पार करने लगे। और आखिरकार मुझे आपी ने वो खुशी दे ही दी जिसके लिए मैं अभी तक पापड़ बेल रहा था और तरस रहा था। मैंने शरारत से आपी को देखने लगा। आपी ने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और फिर से आंखें बंद करके अपना बाजू आंखों पर रख लिया। मैं बोला, क्या हुआ आपी, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो है? आपी बोले, अब दूर होकर तो देखो मेरे से, मैं तुम्हारी बूटी बूटी नहीं नोच लूंगी। भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भाई ही सबसे पहले मुझे ये सुकून देगा। तो मैंने कहा, आपी मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं आपको मुकम्मल करूं। हाँ मेरी जान, ये सब कुछ तुम्हारा है। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। कुछ देर बाद जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैं उठ बैठा और आपी को भी उठाया। आपी अब बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देख रही थीं। बोला, आपी अब पीछे की इजाज़त कब दोगी? तो आपी अपने सर पर हाथ मार कर बोले, अपनी हालत देखो सागर, अगर 2 मिनट और चलते तो शायद बेहोशी हो जाते और जनाब को सूझ रही है। चुपचाप उठो और निकलो यहाँ से, अब वैसे भी सब थोड़ी ही देर में उठने वाले हैं। हम दोनों कारपीट से उठे तो आपी की नज़र नीचे पड़ी तो उन्होंने मेरा कान पकड़कर मरोड़ती हुए कहा, देखो नालायक, कितने जालिम हो तुम, कितना जुल्म किया है अपनी आपी पर। मैंने नीचे देखा और बात को समझते हुए शरारत से आपी को बोला, मेरी जान सी प्यारी बहना, अब फिक्र मत करो, अगली दफ़ा ये नहीं होगा। ज्यादा बकवास मत करो और निकलो यहाँ से, उम्मी अब किसी भी टाइम उठ जाएगी। आपी ने मसनूई गुस्से से कहा। तो मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, आपी वो हमारी कारायों के निशानात और धब्बे, तुम अपने कमरे में जाओ, वो मैं साफ कर लूंगी। आपी मेरी बात काट कर बोले। मैंने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए थे कि मुझे आपी की आवाज़ सुनाई दी। सागर दर्द में इस अंदाज में आपी की आवाज़ सुनकर हैरांगी से मुड़ा और आपी की आंखों में देखा तो वो एक अदा से बोले,
सागर, तुम्हें याद है वो दिन जब मुझे पीरियड्स हुए थे? मैं इस दिन की बात कर रही हूँ जब तुमने अपना बदला लेने के लिए मुझे थप्पड़ मारा था। याद है तुम्हें? मैंने कुछ ना समझ आने वाले अंदाज में कहा। हाँ आपी, याद है मुझे अच्छी तरह से, लेकिन अब वो बात क्यों याद करवा रही हो? आपी शरारत से बोले। याद है मैंने इस वक्त तुम्हें कहा था कि मैंने भी तुमसे एक बात का बदला लेना है, लेकिन मैं सही टाइम पर ही बदला लूंगी। पर शायद वो वक्त आ जाए, शायद ना आए। याद है मेरी ये बात? हाँ हाँ आपी, बिल्कुल याद है मुझे कि आपने ऐसा किया था। तो आपी शरारत से बोले, जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने गुस्से में मुझे एक गाली दी थी। इस गाली का बदला लेना रहता था और वो टाइम अब आ गया है। और फिर आपी हंसते हुए बोले, मैं नहीं, तुम खुद अब इस गाली के हकदार हो। मुझे मेरे लालो लाल राम। ये कहकर आपी ने मुझे कमरे से बाहर धक्का दिया। मैं लड़खड़ा कर बाहर गया तो आपी ने कमरा अंदर से बंद कर लिया और मैं वही खड़ा बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ अपना कान खुजाने लगा। अगले दिन सुबह मुझे नाजिम ने उठा और खुद नाश्ते के लिए नीचे चला गया। मेरे भी अब यागुजाम्स होने वाले थे। मैं भी जल्दी जल्दी तैयार हुआ, नीचे जाकर नाश्ता किया और कॉलेज चला गया। दोपहर को कॉलेज से वापसी पर सिर्फ 2 घंटों के लिए शॉप पर गया, थोड़ा हिसाब किताब चेक करके घर चला आया और बाकी टाइम सिर्फ और सिर्फ यागुजाम्स की तैयारी में जता रहा। इसी तरह दिन गुजरते गए और मैं सब चीज़ों को भूल कर यागुजाम्स में मसरूफ रहा। ये सब मस्तियाँ और बाकी सब कामों के लिए तो सारी उम्र पड़ी हुई है, लेकिन अगर मेरी किसी कमजोरी की वजह से मेरे यागुजाम्स में से नंबर कम आ जाते तो मैं तालीमी मैदान में पीछे रह जाता, जो कि किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। आपी और दोनों छोटे भी मेरी इस कैफियत के बारे में जानते थे, तो मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ अलबत्ता एक रात नाज चुपचाप दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुझे सट्टी करते देखकर ठिठक गई। मैंने किताब बंद करते हुए पूछा कि हाँ नाजो, क्या बात है? कुछ मसला है क्या? तो वो बोली, भैया बाकी सब तो ठीक है, मैं आपी के साथ मिलकर मजा कर लेती हूँ, पर आज बहुत दिन हो गए अपने छोटी बहना को जूस मुकशेक नहीं पिलाया, तो पूछने चली आई कि क्या आपके पास छोटी बहना के लिए कुछ नहीं है? तो मैं एक तवील सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर बोला, क्यों नहीं मेरी जान, अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। बस वो थोड़ा यागुजाम्स में मसरूफ हो गया था। अभी बस 2 पेपर बाकी हैं और फिर हम हैं, तुम हैं और हमारा खेल है। नाज ने ये सुना तो आगे बढ़कर मेरे गिले से लग गई। चंद मिनट ऐसे गिले लगे रहने के बाद नाज पीछे हटी और बोली, भाई मैं जानती हूँ अब का टाइम बहुत कीमती है, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए हैं। मैं हैरान होकर बोला, नाजो 10 मिनट में तुम क्या कर लोगी? तो वो एक खाक दबाकर शरारती अंदाज में बोली, मजे तो मैं पहले ही आपी के साथ करके आ रही हूँ, यहाँ तो मुझे बस एक गिलास मुकशेक चाहिए। अब चुपचाप उधर सोफे पर बैठ जाए और कुछ बोले मत। दोस्तों, मजीद देखे किस्त नंबर 29 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को भी दबा दे। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियाँ, ये कहानी कटिंग के बगैर घर की बाहर की मुकम्मल कहानियाँ खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियाँ, नावल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी।